लड़कियां लड़कियां लड़कियां। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शगुफ्ता से लहजे में अली बिन सुफियान से कहा, क्या ये कमबख्त सलीबी मेरे रास्ते में लड़कियों की दीवार खड़ी करना चाहते हैं? क्या वो लड़कियों को मेरे सामने नचाकर मुझसे शोबक का कला लेंगे? अली बिन सुफियान ने कहा, अमीर मोहतरम, आप अपनी ही बातों की तरदीद कर रहे हैं। ये लड़कियां दीवार नहीं बन सकती, दीमक बन चुकी हैं और दीमक का काम कर रही हैं। आपके और मोहतरम नूरुद्दीन जंगी के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश लड़कियों के हाथों कराई गई है और उन लड़कियों ने हशीश और शराब के जरिए हमारे मुसलमान हुक्काम और उमरा को इस्तेमाल किया है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, ये वही मौजू है जिस पर हम 100 बार बात कर चुके हैं। मुझे उन लड़कियों के मुताल्लिक कुछ बताओ। ये तो मालूम हो चुका है कि ये 8 जासूस हैं। इन्होंने अब तक कोई नया इंकिशाफ किया है या नहीं? अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, इन्होंने बताया है कि शोबक में सलीबी जासूस और तखरीबकार मौजूद हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी निशानदही नहीं हो सकती क्योंकि उनके घरों और ठिकानों का इल्म नहीं। उनमें से 3 मिस्र में कुछ वक्त गुजार आई हैं। वहां उन्होंने जो काम किया है वो आपको बता चुका हूं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, क्या वो कैद खाने में हैं? अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, नहीं, वो अपनी पुरानी जगह रखी गई हैं, उन पर पहरा है। इतने में दरबान अंदर आया। उसने कहा, अम्माद शामी नाम का एक ओहदेदार एक सलीबी लड़की को साथ लाया है। कहता है कि उसे उसने करक के रास्ते से पकड़ा है और ये लड़की जासूस है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, दोनों को अंदर भेज दो। दरबान के जाते ही अम्माद और अयोना अंदर आए। सुल्तान अय्यूबी ने अम्माद से कहा, मालूम होता है बहुत लंबी मुसाफत से आए हो, तुम किसके साथ हो? अम्माद ने जवाब दिया, मैं शामी फौज में हूँ। मेरे कमांडार का नाम एहतिशाम इब्ने मोहम्मद है और मैं अलबर्क दस्ते का ओहदेदार हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने पूछा, अलबर्क किस हाल में है? फिर अली बिन सुफियान से कहा, अलबर्क फिलवाक़े बर्क है। हमने जब सूडानियों पर शबखून मारे थे तो अलबर्क क़यादत कर रहा था। सहराई छापों में उसकी नजीर नहीं मिलती। अम्माद ने कहा, सालार आजम, आधा दस्ता अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो चुका है। मेरे गिरोह में सिर्फ मैं रह गया हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने संजीदगी से पूछा, तुमने इतनी जानें ज़ाया तो नहीं की? मर जाने और कुर्बान होने में बहुत फर्क है। अम्माद ने जवाब दिया, नहीं सालार आजम, खुदा जुल जलाल गवाह है कि हमने एक एक जान के बदले 20-20 जानें ली हैं। अगर सलीबियों की फौज अपने ठिकाने पर पहुंच गई तो वो सिर्फ चंद एक जख्मी होंगे। फलस्तीन की रेत को हमने सलीबियों के खून से लाल कर दिया है। हमारे दूसरे दस्तों ने भी दुश्मन पर पूरा कहर बरसाया है। दुश्मन में अब इतना दम नहीं रहा कि वो थोड़े से अरसे में अगली जंग के लिए तैयार हो जाए। सुल्तान अय्यूबी ने लड़की से पूछा, और तुम, क्या तुम पसंद करोगी कि अपने मुताल्लिक हमें सब कुछ बता दो? अयोना ने कहा, सब कुछ बता दूंगी। उसके आंसू बहने लगे। सुल्तान ने अम्माद से कहा, अम्माद शामी, फौजी आरामगाह में चले जाओ, नहाओ धो, आज के दिन और आज की रात आराम करो, कल वापस अपने जैश में चले जाना। अम्माद ने कहा, मैं दुश्मन के 2 घोड़े भी लाया हूँ, उनकी तलवारें भी हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, घोड़े अस्तबल में और तलवारें असलहा खाने में दे दो। फिर जरा सोचकर कहा, अगर उन घोड़ों में कोई तुम्हारे घोड़े से बेहतर हो तो बदल लो। बाहर के महाज पर घोड़ों की क्या हालत है? अम्माद ने बताया, कोई परेशानी नहीं, अपना एक घोड़ा जाया होता है तो हमें सलीबियों के 2 घोड़े मिल जाते हैं। अम्माद सलाम करके बाहर निकल गया। उसने अमानत सही जगह पहुंचा दी थी। उधर से तो वो फारिग हो गया, लेकिन उसके दिल पर बोझ था। ये जज्बात का बोझ था, ये बचपन की यादों का बोझ था और ये उस बाप की मोहब्बत का बोझ था जो कैंप में पड़ा था। वो तजब्जुब में मुब्तला था। जंग खत्म होने तक वो बाप से मिलना नहीं चाहता था। डरता था कि बाप की मोहब्बत और दिल के पुराने जख्म उसके फर्ज के रास्ते में हायल हो जाएंगे। वो अपने घोड़े के पीछे 2 घोड़े बांधे अस्तबल की तरफ जा रहा था। उसे माहौल का कोई होश नहीं था। घोड़ा उसे एक घाटी पर ले गया। उसने सामने देखा, शोबक का कस्बा उसे नजर आ रहा था। वो रुक गया और उस कस्बे को देखने लगा जहां वो पैदा हुआ था और जहां से जिलावतन हुआ था। उस पर जज्बात ने रिक्कत तारी कर दी। उसे किसी की आवाज ने चौंका दिया, रास्ते से हटकर रुको सवार। उसने घूम कर देखा, पीछे एक घुड़सवार दस्ता आ रहा था। उसने घोड़े एक तरफ कर लिए। जब दस्ते का अगला सवार उसके करीब से गुजरा तो अम्माद ने पूछा, बाहर से आए हो, वहां की क्या खबर है? उसने जवाब दिया, अल्लाह का करम है दोस्तों, दुश्मन खत्म हो रहा है, शोबक को कोई खतरा नहीं। दस्ता आगे चला गया तो अम्माद दाएं तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ अयोना सुल्तान अय्यूबी और अली बिन सुफियान के सामने बैठी कह रही थी, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। वो बता चुकी थी कि वो जासूस है। उसने ये भी बताया था कि वो काहिरा में 1 महीना रह चुकी है। उसने वहां के चंद एक सरकर्दा मुसलमानों के नाम भी बताए थे जो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ सरगर्म थे, और उसने ये भी बताया था कि सलीबियों की तरफ से सूडानियों को बहुत मदद मिल रही है।
और सलीबी फौज के तजुर्बाकार कमांडो सूडानियों को शबखून मारने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अयोना ने किसी इस्तिफसार के बगैर ही इतनी ज्यादा बातें बता दी जो जासूस अजियतों के बावजूद नहीं बताया करते, क्योंकि उनमें उनकी अपनी जात भी मुलव्विस होती है। इससे अली बिन सुफियान शक में पड़ गया। अली बिन सुफियान ने उसे कहा, अयोना, मैं भी तुम्हारे फन का फनकार हूँ। मैं तुम्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि तुम ऊंचे दर्जे की फनकार हो। हमारे तशद्दुद और कैद खाने से बचने और हमें गुमराह करने का तुम्हारा तरीका काबिल तारीफ है, मगर मैं इस धोखे में नहीं आ सकता। अयोना ने पूछा, आपका नाम? अली ने जवाब दिया, अली बिन सुफियान। तुमने शायद हरमन से मेरा नाम सुना होगा। अयोना उठी और आहिस्ता आहिस्ता अली बिन सुफियान के करीब जाकर दो जानू बैठ गई। उसने अली बिन सुफियान का दायां हाथ अपने हाथ में लिया और हाथ चूम कर बोली, आपको जिंदा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। आपके मुतालिक मुझे बहुत कुछ बताया गया था। हरमन कहता था कि अली बिन सुफियान मर जाए तो हम मुसलमानों की जड़ों में बैठकर उन्हें जंग के बगैर खत्म कर सकते हैं। लड़की उठकर अपनी जगह बैठ गई। फिर बोली, मैंने काहिरा में आपको देखने की बहुत कोशिश की थी, मगर देख न सकी। मेरी मौजूदगी में आपके कत्ल का मंसूबा तैयार हुआ था। फिर मुझे नहीं बताया गया कि ये मंसूबा कामयाब हुआ था या नहीं। मुझे शोबक बुला लिया गया। अली बिन सुफियान ने पूछा, हम किस तरह यकीन कर लें कि तुमने जो कुछ कहा है सच कहा है? लड़की ने झुंझुला कर कहा, आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इसलिए कि तुम सलीबी हो। लड़की ने कहा, अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं सलीबी नहीं मुसलमान हूं तो आप कहेंगे कि ये भी झूठ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं। 16-17 साल गुजरे, मैं इसी कस्बे से इगवा हुई थी। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरा बाप कैंप में है। उसने अपने बाप का नाम बताया और ये भी बताया कि उसे अपने बाप का नाम अब मालूम हुआ है। उसने सुनाया कि अम्माद ने उसे किस तरह सहरा से बचाया था और वो रात को उसे कत्ल करने लगी, मगर उसका खंजर वाला हाथ उठता ही नहीं था। उसने कहा, मैंने दिन के वक्त उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में नजर डाली तो मेरे दिल में कोई ऐसा एहसास बेदार हो गया जिसने मुझे शक में डाल दिया कि मैं अम्माद को पहले से जानती हूँ या इसे कहीं देखा जरूर है। मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। रात को 2 सलीबी सिपाहियों ने मुझ पर हमला किया तो अम्माद जाग उठा। उसने एक को बर्छी से मार दिया। मैं उस वक्त तक अपने आप को सलीबी समझती थी। मेरी हमदर्दियां सलीबियों के साथ थीं, मगर मैंने दूसरे सलीबी सिपाही को खंजर से हलाक कर दिया और मुझे खुशी इस पर नहीं हुई कि मैंने उनसे अपनी इज्जत बचाई है, बल्कि इस पर हुई कि मैंने अम्माद की जान बचाई। और जब रास्ते में अम्माद ने मेरे साथ अपने मुताल्लिक कुछ जज्बाती बातें की तो जिंदगी में पहली बार मेरे सीने में भी जज्बात बेदार हो गए। मैं तमाम सफर में अम्माद को देखती ही रही। मुझे सिर्फ इतना याद आया कि मुझे बचपन में इगवा किया गया था, मगर ये याद भी जहन में धुंधली हो गई। आपको मालूम है कि मुझ जैसी लड़कियों को किस तरह तैयार किया जाता है। बचपन की यादें और असलियत जहन से उतर जाती है। यही हाल मेरा हुआ, लेकिन मुझे यकीन होने लगा कि अम्माद को मैं जानती हूँ। ये खून की कशिश थी। आंखों ने आंखों को और दिल ने दिल को पहचान लिया। शायद अम्माद ने भी यही कुछ महसूस किया हो और शायद उसी एहसास का असर था कि उसने मुझ जैसी दिलकश लड़की को इस तरह नजरअंदाज किए रखा जैसे मैं उसके साथ थी ही नहीं। उसने मुझे गहरी नजर से बहुत दफा देखा जरूर। अयोना ने तफसील से सुनाया कि शोबक में दाखिल होकर अम्माद एक मकान के आगे रुक गया और वो दोनों अंदर चले गए। उसने कहा, यह घर अंदर से देखकर मेरी यादें बेदार होने लगी। मुझे जहन पर दबाव डालने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जहन अपने ही आप मुझे उस घर में घुमाने फिराने लगा। मैंने एक किवाड़ की उल्टी तरफ देखा। वहां मुझे खंजर की नोक से खुदी हुई लकीरें नजर आईं। ये मैंने बचपन में बड़े भाई के खंजर से खोदी थी। मेरा जहन मुझे एक और किवाड़ के पीछे ले गया। वहां भी ऐसी ही लकीरें थीं। फिर मैंने अम्माद को और ज्यादा गौर से देखा। दाढ़ी के बावजूद उसकी 16-17 साल पुरानी सूरत याद आ गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा। मैंने अम्माद को बताया नहीं कि मैं उसकी बहन हूँ। वो इतना पाक फितरत इंसान है और मैं इतनी नापाक लड़की। वो इतना गैरतमंद और मैं इतनी बेगैरत। अगर मैं उसे बता देती तो मालूम नहीं वो क्या कर गुजरता। इस दौरान अली बिन सुफियान ने कई बार सुल्तान अय्यूबी की तरफ देखा। वो लड़की को अभी तक शक की निगाहों से देख रहे थे, लेकिन लड़की की जज्बाती कैफियत, उसके आंसू और बाज अल्फाज के साथ उसकी सिसकियां दोनों पर ऐसा असर कर रही थीं जैसे लड़की की बातें सच हैं। लड़की ने आखिर उन्हें इस पर कायल कर लिया कि उसके मुताल्लिक वो छानबीन करें। उसने कहा, आप मुझ पर एतबार करें न करें, मुझे कैद खाने में डाल दें, जो सलूक करना चाहते हैं करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती।
अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए कुछ करके मरना चाहती हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने पूछा, क्या कर सकती हो? बोली, अगर आप मुझे करक तक पहुंचा दें तो मैं सलीब के 3-4 बादशाहों और अपने महकमे के सरबराह हरमन को कत्ल कर सकती हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, हम तुम्हें करक तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस काम से नहीं कि तुम किसी को कत्ल करो। मैं तारीख में अपने मुताल्लिक ये तोहमत छोड़कर नहीं मरना चाहता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने दुश्मनों को एक औरत के हाथों मरवाया और फौज लेकर खुद शोबक में बैठ रहा। अगर मुझे पता चले कि सलीबियों का कोई बादशाह किसी लाइलाज मरज में मुब्तला है तो मैं उसके इलाज के लिए अपने तबीब भेजूंगा, और फिर हम तुम पर ऐसा भरोसा कर भी नहीं सकते। अलबत्ता तुम्हारी इस ख्वाहिश पर गौर कर सकते हैं कि तुम्हें माफ करके करक भेज दें। अय्यूना ने कहा, नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, मैं यहीं मरूंगी। मेरी इस ख्वाहिश का जरूर ख्याल रखें कि अम्माद को ये न बताएं कि मैं उसकी बहन हूँ। मैं कैंप में अपने बाप को जरूर देखने जाऊंगी, लेकिन उसे भी नहीं बताऊंगी कि मैं उसकी बेटी हूँ। वो ज़ारो कतार रोने लगी। अली बिन सुफियान ने अपनी जरूरत के मुताबिक उससे बहुत सी बातें पूछी। फिर सुल्तान अय्यूबी से पूछा कि इसे कहाँ भेजा जाए। सुल्तान अय्यूबी ने सोच कर कहा कि इसे आराम और एहतराम से रखें, फैसला सोच कर करेंगे। अली बिन सुफियान उसे अपने साथ ले गया और उन कमरों में से एक उसे दे दिया जहां जासूस लड़कियां रहा करती थीं। लड़की ने वहां रहने से इनकार कर दिया और कहा, इन कमरों से मुझे नफरत है। क्या यह मुमकिन नहीं कि मुझे उस घर में रखा जाए जहां से मैं इगवा हुई थी? अली बिन सुफियान ने कहा, नहीं, किसी के जज्बात की खातिर हम अपने कवायद व ज़वाबित नहीं बदल सकते। वहां के पहरेदारों और मुलाजिमों को कुछ हिदायत देकर अली बिन सुफियान लड़की को वहां छोड़ गया। अम्माद फौजी आराम गाह में गया और नहा कर सो गया, मगर इतनी ज्यादा थकन के बावजूद उसकी आंख खुल गई। कोशिश के बावजूद वो सो न सका। उसके जहन में यही एक सवाल कुल बुला रहा था कि बाप से मिले या ना मिले। थक हार कर वो उठा और उस जगह की तरफ चल पड़ा जो शोबक में मुसलमानों के कैंप के नाम से मशहूर थी। वहां पहुंचकर उसने अपने बाप का नाम लिया और पूछता पूछता बाप तक पहुंच गया। उसके सामने एक बूढ़ा लेटा हुआ था। अम्माद ने उसे हाथ मिलाया और अपने आप को काबू में रखा। उसका बाप हड्डियों का पिंजर बन चुका था। उसे अच्छी खुराक और दवाइयां दी जा रही थी। अम्माद ने अपना तारुफ कराए बगैर उससे हाल पूछा तो उसने बताया कि 16 बरसों की अजियतनाक मुशक्कत, कैद और बच्चों के गम ने उसका ये हाल कर दिया है कि इतनी अच्छी ग़िज़ा और इतनी अच्छी दवाइयां उस पर कोई असर नहीं कर रही। बाप धीमी आवाज में अम्माद को अपना हाल सुना रहा था, लेकिन अम्माद 16-17 साल पीछे चला गया था। उसे बाप की सूरत अच्छी तरह याद थी। अब उसके सामने जो बाप लेटा हुआ था उसके चेहरे की हड्डियां बाहर निकल आई थीं। फिर भी उसे पहचानने में अम्माद को जर्रा भर दिक्कत न हुई। उसने कई बार सोचा कि उसे बता दे कि वो उसका बेटा है। उसने अक्लमंदी की कि न बताया। उसने 2 खतरे महसूस किए। एक ये कि बाप ये खुशगवार धचका बर्दाश्त न कर सकेगा। दूसरा ये कि अगर उसने बर्दाश्त कर लिया तो उसके लिए रुकावट बन जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो महाज पर जाने लगे तो ये सदमा उसे ले बैठे। वो बाप से हाथ मिलाकर चला गया। वो आराम गाह में वापस आया तो उसे हुक्म मिला कि मरकज उसे अभी यहीं रखना चाहता है, इसलिए वो हर वक्त आराम गाह में हाजिर रहे। वो बहुत हैरान हुआ कि मरकजी कमान को उसके साथ क्या काम हो सकता है। ये हुक्म अली बिन सुफियान ने अयोना के मुताल्लिक छानबीन करने के सिलसिले में भेजा था। वो देखना चाहता था कि अयोना की कहानी कहाँ तक सच है। वो कैंप में गया। अयोना ने उसे अपने बाप का नाम बता दिया था जो उसे अम्माद से मालूम हुआ था। अली बिन सुफियान ने बाप से तस्दीक करा ली कि उसकी बच्ची इगवा हुई थी। बड़ा बेटा और बीवी मारे गए और छोटा बेटा उसके पड़ोसी के यहाँ चला गया था, जिसके मुतालिक उसे कैंप में इत्तला मिली थी कि शोबक से निकलवा दिया गया है। आधी रात का अमल होगा। अयोना बिस्तर से उठी। उस वक्त तक उसे नींद नहीं आई थी। उसने अली बिन सुफियान के रवैये से महसूस कर लिया था कि उस पर एतबार नहीं किया गया और अब न जाने उसका क्या अंजाम होगा। वो सोच रही थी कि वो किस तरह यकीन दिलाए कि उसने जो आप बीती सुनाई है वो झूठ नहीं। उसके साथ ही उसका खून इंतकाम के जोश से खौल रहा था। अम्माद के साथ अपने घर में जाकर उसके जहन में बचपन की यादें अज खुद जाग उठी और ख्वाब की तरह उसे बहुत सी बातें याद आ गईं। उसे ये भी याद आ गया कि उसे अगवा करने के बाद बेतहाशा प्यार, खिलौनों और निहायत अच्छी खुराक से ये रूप दिया गया था। फिर उसे वो गुनाह याद आए जो उससे कराए गए थे और वो सरापा गुनाह बन गई थी। वो इंतकाम लेने को बेताब हुई जा रही थी। इस जज्बाती हालत ने उसे सोने नहीं दिया था। इस ज़हनी कैफियत में बाप से मिलने की ख्वाहिश भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। वो बाहर नहीं निकल सकती थी।
बाहर 2 पहरेदार हर वक्त टहलते रहते थे। उसका दिमाग अब सोचने के काबिल नहीं रहा था। वो अब जज्बात के ज़ेरे असर थी। उसने दरवाजा हल्का सा खोल कर देखा। उसे बातों की आवाजें सुनाई दी। दाएं तरफ कोई 20 गज दूर उसे दोनों पहरेदार बातें करते साए की तरह नजर आए। लड़की दरवाजे में से सर निकाले उन्हें देखती रही। पहरेदार वहां से जरा परे हट गए। लड़की दबे पांव बाहर निकली और उस इमारत की ओट में हो गई। आगे घाटी उतरती थी। वो बैठ गई और पांव पर सरकती घाटी उतर गई। अब उसे पहरेदार नहीं देख सकते थे। उसे मालूम था कि मुसलमानों का कैंप कहाँ है, और उसे ये भी मालूम हो चुका था कि अब ये कैंप कैद खाने से मेहमान खाना बन गया है। इसलिए उसे ये खतरा नहीं था कि वहां कोई संतरी उसे रोक लेगा। वो बाप को मिलने जा रही थी जिसका उसे सिर्फ नाम मालूम था। वो तेज तेज जा रही थी कि उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे देखा मगर कोई नजर न आया। उस आहट को वो अपने कदमों की आहट समझकर चल पड़ी, लेकिन ये किसी और की आहट थी। एक तनोमंद आदमी वहीं से उसके पीछे चल पड़ा था जहां से वो घाटी उतरी थी। अयोना को ये आहट एक बार फिर सुनाई दी। वो रुकी ही थी कि उसके सर और मुंह पर कपड़ा आन पड़ा। पलक झपकते कपड़ा बंध गया और 2 मजबूत बाजुओं ने उसे जकड़ कर उठा लिया। वो तड़पी मगर तड़पना बेकार था। रात तारीख थी और ये इलाका गैराबाद था। जरा आगे जाकर उसे कंबल में लपेट कर गठड़ी की तरह उठा लिया गया। वो एक नहीं 2 आदमी थे। निस्फ घंटे के बाद उसे उतार कर खोला गया। वो एक कमरे में थी जिसमें 2 दिए जल रहे थे। वहां 4 आदमी थे। उसने सबको बारी बारी हैरत से देखा और कहा, तुम लोग अभी यहाँ हो? और आप गेराल्ड, आप भी यही हैं? गेराल्ड ने जवाब दिया, हम जाकर आए हैं तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए। अच्छा हुआ कि तुम मिल गईं। ये वो 40 सलीबी थे जिन्हें करक से इस काम के लिए भेजा गया था कि जासूस लड़कियां जो मुसलमानों के कब्जे में रह गई हैं उन्हें वहां से निकालें और शोबक में अपने जो जासूस रह गए हैं उन्हें वहां मुनज़्ज़म करें, और अगर मुमकिन हो तो वहां तखरीबकारी भी करें। तखरीबकारी में एक काम यह भी था कि अस्तबल में दाखिल होकर जानवरों के चारे में जहर मिलाएं, रसद को आग लगाएं और फौजियों के लंगर खाने में भी जहर मिला सकें तो कोशिश करें। उस गिरोह का कमांडर गेराल्ड नाम का एक बरतानवी था जो तबाहकार जासूसी का माहिर समझा जाता था। अयोना उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी, बल्कि उसकी शागिर्द रह चुकी थी और उसके साथ उसकी दोस्ताना बेतकल्लुफी भी थी। उसे देखकर अयोना का खून नफरत और इंतकाम के जोश से खौल उठा, लेकिन वो फौरन संभल गई। ये मौका नफरत के इजहार का नहीं था। गेराल्ड तो ऐसा गुमान भी नहीं कर सकता था कि अयोना बिल्कुल बदल गई है। उसने अयोना से पूछा कि वो कहाँ जा रही थी। अयोना ने कहा कि उसे फरार का मौका मिल गया था, इसलिए वो फरार हो रही थी। गेराल्ड ने उसे बताया कि वो छापामार जासूसों का एक गिरोह करक के मजलूम मुसलमानों के बहरूप में यहाँ लाया है। उन दिनों शोबक के हालात ऐसे थे कि ये गिरोह आसानी से एक ही गिरोह की सूरत में शहर में आ गया था। जंग की वजह से लोग आ जा रहे थे। इर्द गिर्द के देहात के मुसलमान भी शहर में आ रहे थे। इसी धोखे में ये गिरोह भी आ गया। शहर में पहले से जासूस मौजूद थे। उन्होंने पूरे गिरोह को पसे पर्दा कर लिया। गेराल्ड ने अयोना को बताया कि वो 2 रातों से उस मकान को देख रहा है जिसमें लड़कियां हैं। उस जगह से वो अच्छी तरह वाकिफ था। ये उन्हीं की बनाई हुई थी। रात को वो देखने जाता था कि पहरेदारों की हरकत और मामूल क्या है। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक था कि उसे अयोना मिल गई। अयोना ने उसे बताया कि लड़कियों को निकालना आसान नहीं, ताहम निकाला जा सकता है। रात को ही स्कीम तैयार हो गई। अयोना ने गेराल्ड को बताया कि लड़कियां खुले कमरों में हैं जो कैद खाना नहीं, पहरेदार सिर्फ 2 हैं। इस किस्म की और भी बहुत सी तफसीलात थीं जो अयोना ने उन्हें बताईं। यह भी तय हो गया कि लड़कियों को निकालने के लिए कितने आदमी जाएंगे और बाकी आदमी कौन से मकान में जमा होंगे। इस स्कीम के बाद अयोना ने यह तजवीज पेश की कि उसे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी गुमशुदगी से लड़कियों पर पहरा सख्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये मुहिम नामुमकिन हो जाएगी। गेराल्ड ने अयोना की ये तजवीज पसंद की और उसे अपने साथ ले जाकर उसकी रिहाइश गाह के करीब छोड़ दिया। अयोना को बाहर से आते देखकर पहरेदारों ने उससे बाज़पुर्स की। उसने ये कहकर टाल दिया कि वो दूर नहीं गई थी। पहरेदार इसलिए चुप हो रहे थे कि ये उनकी लापरवाही थी कि लड़की निकल गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।